बच्चों, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अब हम इसके बाद एक 8वां वीडियो लेके आएंगे, फिर एक 9वां लेके आएंगे, जिससे हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट 8 जो है उसको लेके हम आ गए हैं और हम शुरू करते हैं आज भाग 8 पढ़ना इसका। ठीक है, पार्ट 8 जो है तो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, मैंने पहले बताया था कि 14वीं शताब्दी का संकट। 14वीं शताब्दी का संकट। ठीक, संकट का मतलब आप सभी जानते हैं, ऐसी दशाएं जिसकी हमें अपेक्षा ना हो, जिन्हें हम स्वीकार ना करना चाहते हैं। ठीक, उनकी बात सुनिए। तो संकट क्या था, कैसे था और किन परिस्थितियों से बना था और उसका रिजल्ट क्या निकल गया, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ समझेंगे। तो 14वीं शताब्दी के आते आते यानी 14वीं शताब्दी जब शुरू हुई, शुरुआत होते होते जो आर्थिक विस्तार था कृषि क्षेत्रों में, व्यापार के क्षेत्रों में उन्नति जो हो रही थी, उसका जो विस्तार का तरीका था, उसकी जो गति थी वो धीमी हो गई। ठीक, क्या हुआ, आते आते आर्थिक विस्तार की गति मंद पड़ने लगी। ठीक, समझिए बात। 14वीं शताब्दी आई तो क्या हुआ, आर्थिक विस्तार जो तेजी से हो रहा था, कृषि क्षेत्रों में वृद्धि हो रही थी, जंगलों को काट कर कृषि की योग्य भूमि बनाई जा रही थी ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यापार किया जा सके और धन कमाया जा सके। उस विस्तार की व्यवस्था में कमी आई। कारण कैसे, इसके कुछ महत्वपूर्ण कारक थे। इसके कुछ महत्वपूर्ण कारक थे जिनके कारण ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई। उसका शुरुआत जो देखते हैं वो हम देखते हैं कि उत्तरी यूरोप में यानी नॉर्थर्न यूरोप जो था उसमें चौदहवीं सदी में ठंड बढ़ने लगी। यानी तापमान जो था उसमें गिरावट आई। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब जब तापमान में वृद्धि हुई, वहां पर ठंडा प्रदेश था, तो तापमान में जब जब वृद्धि हुई तब तब उत्पादन बढ़ा। यहाँ क्या हो रहा है कि 14वीं शताब्दी तक क्या हो रहा है, ठंड में वृद्धि होने लगी है, तापमान में गिरावट की हो रही है। तो तापमान में जब गिरावट हो रही है तो उत्पादन क्या होगा, कम होगा। यानी उत्पादन जो था वो डाउन हो गया, कम हो गया। ठीक, तो पहला संकट तो यही आ गया कि ठंडी बढ़ने लगी तो उत्पादन कम हो गया। ठीक, हर फसल के लिए एक अनुकूल तापमान की आवश्यकता होती है, एक एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए। अगर वो नहीं है, उससे नीचे है, लो है, तो क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, उत्पादन कोई नहीं होगा किसी में। ये हुआ। और साथ ही साथ सागरीय तूफानों व बाढ़ों ने, बाढ़ का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बाढ़ ने बाढ़ से बड़े बड़े फार्म हाउस थे वे सभी नष्ट हो गए। यानी सब डिस्ट्रॉय होने लगा, खत्म होने लगा। जलवायु परिवर्तन के कारण, तापमान में गिरावट के कारण क्या हो रहा है, उत्पादन में कमी, और सागरीय तूफानों और बाढ़ के कारण फार्म हाउस जो है वो नष्ट हो रहे हैं। यानी प्रोडक्शन क्या होगा, लोअर लेवल पे चला जाएगा, निम्नतर स्तर पे अपने चला जाएगा, कम होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ पैदा होगी, अभी भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पैदा होगी कि जनसंख्या रेगुलर ग्रोथ में है, वृद्धि कर रही है। जो पहले जनसंख्या है उसको तो खिलाना ही खिलाना है, जो निरंतर बढ़ रही है उसको भी खिलाना है, और उत्पादन कम हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, संकट होगा। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के बारे में कहा जाता है कि यह सीमित अतिथियों के लिए सजाई गई एक थाल है। यहाँ पर जो बिना बुलाए आएगा वो भूखों मरेगा, सिंपल सी बात। यहाँ पर क्या स्थिति बनी कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, जनसंख्या रेगुलर बढ़ रही है, और उत्पादन
निरंतर घट रहा है, कम हो रहा है। परिणाम स्वरूप अकाल बढ़ गया। परिणाम स्वरूप अकाल बढ़ा। इस परिस्थिति के कारण क्या हुआ? अकाल पड़ गया। अकाल कब पड़ा इसको भी देख लेते हैं। 1315 से 17 के बीच में, 1315 से 17 ईस्वी के मध्य एक भीषण अकाल पड़ा। ठीक, समझिए इस बात को। भीषण अकाल कब पड़ रहा है? 1315 से 17 के बीच में। अब आप कहेंगे कि 14वीं शताब्दी में 1300 का क्या मामला है? तो सिंपल सी बात इतना जान लीजिए कि जब हम कर रहे हो बात 14वीं सदी की, तो आप समझ लीजिए हम बात कर रहे हैं 1300 से 1400 ईस्वी के बीच के सालों की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला कारण था वो क्या था? वो कौन सा संकट था? जो अगला संकट था वो था ऑस्ट्रिया व सर्बिया। ऑस्ट्रिया व सर्बिया। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, सुनी होगी, और नहीं सुनी होगी तो आप लोग पूछिएगा, मैं बता दूंगा। फिलहाल ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि ऑस्ट्रिया का क्या महत्व था। ठीक, ऑस्ट्रिया व सर्बिया की खानों से चांदी की मात्रा निकलनी कम हो गई, यानी वहां से जो चांदी थी वो लगभग समाप्त हो गई, खत्म होने की स्थिति में पहुंच गई। जिसके कारण क्या होगा? धातु मुद्रा जो थी वो क्या होगी? वो मिश्रित धातुओं से मिलकर बनने लगेगी। यानी इसमें अन्य सस्ती धातुओं का मिश्रण किया जाने लगा। किसमें? मुद्राओं में। ठीक, मुद्राओं में मिश्रण किया जाने लगा। और जब मिश्रण करेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? भाई आप हैं अपने देश में, आपकी 2000 की नोट की वैल्यू आपके देश में है। ठीक, अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात है तो आप दूसरे देशों में भी हैं, लेकिन अगर ना हो तो क्या लोग क्या कहेंगे? आप मुझे सोना दे दो अथवा हमारी वस्तु के बदले हमको चांदी दे दो, बात खत्म। हम चाहे जहां ले जाएंगे उसको दे देंगे। यानी वो चांदी और सोना तो हर जगह वैल्यूएबल है, हर जगह उसके मूल्य हैं अच्छे। लेकिन अगर आप 2000 की नोट दे दीजिए किसी व्यक्ति को, और जिसके देश में उस नोट का कोई मूल्य ही ना हो, वो मार्केट में चलती ही ना हो, वहां पर तो ले जाके क्या करेगा? तो हमें तो जैसे बाहर से जब हम व्यापार करते हैं, कोई वस्तु जब आयात करते हैं, मान लीजिए अमेरिका से हमने आयात किया, तो जब अमेरिका से आयात करेंगे तो हम उन्हें उनके करेंसी देंगे, और जब हमसे वो आयात करेंगे तो हमें हमारी करेंसी देंगे, क्योंकि हमारी करेंसी हमारे देश में चलती है, उनकी करेंसी उनके देश में चलती है। इसके लिए क्या होता है? प्रत्येक देश एक विदेशी मुद्रा भंडार की व्यवस्था करता है। ठीक, विदेशी मुद्रा भंडार यानी विभिन्न देशों में चलने वाली मुद्राओं का भंडार रखता है कि हम जब किसी वस्तु का आयात करेंगे तो उसके बदले में उनको उनकी मुद्रा दे देंगे। क्यों? क्योंकि मेरी नोट ले जाके वो क्या करेगा? उसे किसी काम का नहीं, वो लेगा ही नहीं। तो हम विदेशी मुद्रा में या तो उसकी मुद्रा दे दें, अथवा ऐसी मुद्रा दे दें जो हर जगह चलती हो, या फिर हम उसे सोना अथवा चांदी दे दें, क्योंकि सोना और चांदी हर जगह जो है वैल्यूएबल है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ? मिश्रित धातुओं का प्रयोग हुआ, जिसके सिक्के बनाए गए, और उन सिक्कों की वैल्यू अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में कम हो गई। क्यों? क्योंकि भैया जब हर जगह से मिल रहा है उनको सोना शुद्ध, चांदी शुद्ध, उन्हीं वस्तुओं के बदले में तो मिश्रित ले जाकर क्या करेंगे? तो ऐसे में व्यापार जो था वो प्रभावित हुआ, व्यापार भी थोड़ा सा डाउन हुआ, थोड़ा नहीं काफी हद तक डाउन हुआ। एक अगला कारण था कि व्यापार समाप्त होने लगा, कृषि नष्ट हुई थी, फिर व्यापार भी नष्ट होने लगा था, आयात निर्यात में गिरावट आई। इसके बाद जो समस्या बनी तो 12वीं 13वीं सदी में व्यापक व्यापार के कारण सदी में ही व्यापार के कारण क्या हुआ था? समुद्र की यात्राएं होने लगी थी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा था, विभिन्न क्षेत्रों से व्यापार होता था, आयात निर्यात होता था, जिसके लिए क्या होता था? जलपोत, पोत जल नहीं सॉरी जलपोत, समुद्रिक यात्राएं करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। यही कारण था कि विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए जलपोत यूरोप
के तटों पर पहुंचे, और जब ये यूरोप के तटों पर पहुंचे तो इनके साथ आई एक अन्य प्रजाति जो थी चूहे की प्रजाति, उन पोतों के माध्यम से इनके क्षेत्र तक आई। ठीक, अब जब ये चूहे की प्रजाति आई तो अपने साथ लेकर के आई, इसको देखिए। चूहे की प्रजाति अपने साथ लेकर आई ब्यूबोनिक प्लेग। देखिए, प्लेग की बीमारी जो है उसका पूरा नाम है ब्यूबोनिक प्लेग। ये बीमारी कैसे फैलती है? चूहों से फैलती है। ये बीमारी कौन लेके आए? चूहे व्यापार के कारण पोतों में आए, और पोतों में आने के साथ साथ पूरे देश में, पूरे महाद्वीप में फैल गए। और जब ये फैलेंगे तो इनके साथ जो बीमारी है वो भी फैलेगी। देखिए, वर्तमान में संक्रमण काल चल रहा है, तो क्या है, ये भी एक संक्रामक बीमारी थी। इनसे पूरे क्षेत्रों में फैलनी आरंभ हो गई। 1347 से 50 के मध्य, यानी बिटवीन 1347 टू 50, यूरोप बहुत बुरी तरह से इस समस्या से ग्रस्त हो गया, प्रभावित हुआ। कौन? यूरोप बहुत बुरी तरह से इस व्यवस्था से प्रभावित हुआ। संपूर्ण यूरोप में लगभग 20% यानी 20% जो पॉपुलेशन थी, यानी 20% आबादी इससे मर गई, खत्म हो गई। यानी 20% रेस्ट इन पीस, मृत्यु को प्राप्त हो गई, काल के काल में समा गई। वहीं यूरोप के कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहां पर मरने वालों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का 40% था। मान लीजिए पूरे भारत में एक संक्रामक बीमारी फैली, 10% लोग मर गए, लेकिन वहीं कोई एक ऐसा शहर था जहां पर 40% लोग वहां के मर गए। तो यही था कि पूरे यूरोप में ओवरऑल 20% लोगों की जो है मृत्यु हुई इस बीमारी से, और कुछ ऐसे शहर थे, कुछ अनेक क्षेत्र थे जहां पर लगभग 40% आबादी तक जान से हाथ धो बैठी। ये कारण था। ठीक, अच्छा, जब ये पोत जहां पहुंचे वो क्षेत्र क्या था? व्यापारिक था। तो व्यापारिक क्षेत्रों में सर्वप्रथम प्रवेश हुआ। व्यापारिक क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। अच्छा, शहर क्या होते हैं? तो इनकी बसावट में थोड़ी सी सघन होती है, घनी आबादी होती है, तो घनी आबादी में संक्रमण फैलने का खतरा भी ज्यादा होता है। अभी भी क्या होता है? सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी की बात हो रही है। यहाँ पर भी व्यापारिक क्षेत्र जो थे वो कंजेस्टेड थे, जो है घुले मिले थे, नजदीक बसे हुए लोग थे, छोटी सी जगहों पर बाजार भीड़ वगैरह होती थी, जिसके कारण क्या होता था? तेजी से संक्रमण फैलता था। तो जो व्यापारिक क्षेत्र थे वहां पर मृत्यु दर सबसे ज्यादा रही। ठीक है, सबसे ज्यादा होने के बाद साथ साथ यहाँ का जो व्यापार था वह लगभग पूरी तरह से मृतप्राय हो गया, नष्ट होने की स्थिति में पहुंच गया। ठीक, ये संक्रामक बीमारी फैली जो व्यापारिक शहरों में सबसे ज्यादा। उसके बाद जो ये फैली वो मठों में फैली। मठों में फैलने के कारण छोटी सी जगह, रहने वाले ज्यादा, सब नजदीक एक दूसरे के, तो एक को होगी तो सबको हो जाएगी। इसी दौर में वहां के जो लोग थे, जो परेशान वर्ग था, उसने कहा कि यह ईश्वर के द्वारा दिया गया दंड है। हम लोगों का जो अभी तक शोषण आप लोगों ने किया था, उसने आप लोगों को दंड दिया है। उसको लगा कि शहरों में रहने वाले व्यापारी हमारा शोषण करते हैं, मठों में रहने वाले हमारा शोषण करते हैं, इसलिए शहरों में और मठों में ज्यादा फैल रही है, गांव में दूर दूर बसे हुए लोगों में नहीं फैल रही है। उसको ये लगा, जबकि कारण ये था कि जो नजदीक थे उनमें जल्दी फैला, तेजी से फैला, ज्यादा प्रभावित किया। जो दूर दूर बसे हुए लोग थे, जो लोगों के संपर्क में नहीं आते थे जल्दी, वो बचे रहे। यही वर्तमान में भी आपको करना है कि अगर आप संक्रमण से बचना चाहते हैं तो लोगों से दूरी पे रहिए, डिस्टेंस पे रहिए, संक्रमण नहीं फैलेगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद ये सारी परिस्थितियां बन गई तो एक सामाजिक असंतोष उत्पन्न हुआ। भाई, जब
सब भूखों मर रहे हैं, खाने के लिए किसी के पास नहीं है, लेकिन लार्ड या अभिजात्य वर्ग जो है वो अपनी पुरानी व्यवस्था को पुनः संचालित करना चाहता था। पुरानी व्यवस्था क्या थी? पुरानी व्यवस्था वही दासतापूर्ण जीवन जीने वाली व्यवस्था, उसको पुनः वो चलाना चाहता है। एक बार फिर से चाहता है कि हमारे गुलाम हो, नौकर हो, व्यवस्था अगर चौपट हो गई है तो फिर से जैसे इसको रिवाइव किया जाए, फिर से सर्वाइव कराया जाए, तो वैसे कराया जाए जैसे आरंभ में हुई थी। यानी कि लोग हमारे यहाँ मजदूरी करते थे, गुलामी करते थे, काम करते थे, लेकिन व्यापारिक दौर जब शुरू हुआ तो लोग स्वतंत्र हो गए, भाग गए, भगोड़े हो गए, छिप गए और अपने आप को व्यापारी बना लिया। लेकिन ऐसी परिस्थिति में वापस जब वो आ रहे हैं तो क्या करें? जैसी स्थिति में थे वैसी स्थिति में थे आए, लेकिन इसके लिए लोग तैयार नहीं थे। लोग अब आर्थिक समृद्धि का मजा जान चुके थे, अपनी आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक सामाजिक स्वतंत्रता का जो आनंद था उन्हें मिल चुका था। इसके कारण उन्होंने विद्रोह किया, हिंसक विद्रोह किया, भारी संख्या में लार्डों को मौत के घाट उतारा और अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए स्वतंत्र, मुक्त और जो है आराम वाली जिंदगी में भेजा या अपने आप को पहुंचाया, अपनी स्थिति जो को बेहतर करने का काम किया। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि 14वीं शताब्दी का जो संकट था वो किस तरह से आया समाज में और उसने किस तरह से लोगों को प्रभावित किया। अंत में सामाजिक असंतोष जो उत्पन्न हुआ उसका कारण यही था कि लार्ड पुरानी व्यवस्था को फिर से बहाल करना चाहते थे, जैसे परंपरागत व्यवस्था को, लेकिन उसके लिए लोग तैयार नहीं थे। वो स्वतंत्रता का जीवन जी चुके थे, आनंदपूर्ण जीवन जी चुके थे, जहाँ पर सारी व्यवस्थाएं उनके हिसाब से चलती थी, तो उसी को अपनाना चाहते थे। इसके कारण आपसी द्वंद्व हुआ, संघर्ष हुआ। संघर्ष में काफी संख्या में लार्डों ने, जो लार्ड थे उन्होंने काफी संख्या में इस विद्रोह को दबाया, लेकिन पूरी तरह से मन से विद्रोह को समाप्त नहीं कर पाए और विभिन्न स्थानों पर किसानों को, मजदूरों को इनको सफलता मिली और भारी संख्या में नरसंहार हुआ। ठीक, तो इस तरह से सामाजिक असंतोष हमारे सामने प्रकट हुआ। अब हमारा एक अंतिम टॉपिक है राजनीतिक परिवर्तन। अब इसके बाद हमने 4 वर्गों को देख लिया, इनकी इकोनॉमिकल सोशल सिचुएशन देख ली। अब हम देखेंगे कि इन सब के समावेश के बाद पॉलिटिकल चेंजेस क्या आते हैं, क्या राजा की व्यवस्था आती है, नगर के प्रशासन की व्यवस्था कैसी रहती है, अथवा लार्ड ही सबका मालिक बन के बाद में उभरता है। इन सारी चीजों को देखेंगे। आखिरी में, अंत में हम अगले लास्ट टॉपिक में वर्चस्व की लड़ाई एक तरह से देखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा वर्चस्वशाली, शक्तिशाली और ताकतवर बनकर सबके सामने प्रकट होता है और कैसे वह पूरी व्यवस्था को कैप्चर करता है और पूरा यूरोप इतनी तरक्की कर जाता है कि 16वीं शताब्दी के आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी बड़ी संस्था बन गई इंग्लैंड में, और पुर्तगाल, फ्रांस, इन सभी क्षेत्रों से कंपनियां बनी और व्यापार के लिए निकल पड़ी। कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनी कि 1492 में पुर्तगाल से यात्राएं आरंभ हो गई जो है अमेरिका के लिए, 98 में भारत के लिए। ये इतनी बड़ी साहसिक और सामुद्रिक यात्राएं कैसे वहां पर उत्पन्न होने लगी, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे, परिस्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा, मजा भी आएगा। तो हम लोग मिलते हैं लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक में, हम जो है हमारा राजनीतिक चेंज, परिवर्तन। ठीक है।